हेलो स्टूडेंट्स, स्टील स्ट्रक्चर की आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ओके, एक कोड हम लोग को स्टडी करना है जिसका नाम है IS कोड 800 2007। तो ये आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको शेयर भी कर दूंगा। ओके, मेरे पास है इसका PDF। कुछ टर्म है जिसको जान लेना चाहिए। आज के लेक्चर में हम लोग जनरल टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जैसे एक्सीडेंटल लोड क्या है, लोड्स ड्यू टू एक्सप्लोजन, impact of vehicle or other rear load for which the structure is considered to be vulnerable as per the user। तो ये जितने टाइप्स हैं ये हमारा एक्सीडेंटल लोड्स के अंतर्गत आएंगे। सेकेंड क्या है, एक्कोम्पेनाइंग लोड, लाइव लोड, इम्पोज लोड एक्टिंग along with leading imposed load but causing lower actions। ओके, और डिफ्लेक्शन एंड या डिफ्लेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्कम्पेनाइंग लोड। थर्ड क्या है हमारा, एक्शन इफेक्ट और लोड इफेक्ट, द इंटरनल फोर्स एक्सियल शियर बेंडिंग और ट्विस्टिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल एक्शन एंड टेम्परेचर लोड, क्या बोलेंगे हम लोग, एक्शन इफेक्ट। तो हमारा जो इंटरनल फोर्स होगा, एक्सियल शियर बेंडिंग जो भी आएंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट, ये सारे क्या आएंगे, एक्शन इफेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। सेकेंड स्लाइड में क्या है, एक्शन क्या होता है, द प्राइमरी कॉज फॉर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशंस इन ए स्ट्रक्चर सच एज डेड, लाइव, विंड, सिस्मिक और टेम्परेचर लोड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो प्राइमरी कॉज जो है हमारे स्ट्रेस का, उनको मैं एक्शन बोलूँगा। देन एक्चुअल लेंथ, द लेंथ बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स विथ सपोर्टिंग मेंबर और द कैंटिलीवर लेंथ इन केस ऑफ ए फ्री स्टैंडिंग मेंबर। देखो, ये जितने भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, धीरे धीरे ये आते जाएंगे। तो इसको आप लोग एक बार अभी रीडिंग दे ले, इतनी समझ में आती है ठीक है, नहीं तो जब ये आएंगे इनके टॉपिक तो और क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन बीम, तो बीम के बारे में सब लोग जानते होंगे, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में भी इसको देखना था। ए मेंबर सब्जेक्टेड प्रीडोमिनेटली टू बेंडिंग, तो जो हमारा मेंबर बेंड कर सकता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, बीम। जैसे ऐसा कोई मेरा मेंबर है, ओके, अब ये क्या हो सकता है, ये बीम, इसको कब मैं कंसीडर करूँगा, जब ये ऐसा बेंड कर सके, इसकी बेंडिंग हो सके। ओके, देन हमारा क्या है, बियरिंग टाइप कनेक्शन, ए कनेक्शन मेड यूजिंग बोल्ट्स इन ए स्नग टाइट कंडीशन और रिवेट्स वेयर द लोड इज ट्रांसफर्ड बाय बियरिंग ऑफ बोल्ट्स और रिवेट अगेंस्ट प्लेट इनसाइड द बोल्ट होल। तो ये भी बियरिंग टाइप कनेक्शन भी हमारा आगे के कनेक्शन में हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये क्या कर रहा है, जब हम लोग कोई कनेक्शन मेड करते हैं, जैसे ऐसा कोई प्लेट है, इसमें हम लोग यहाँ पे कोई रिवेट दे दी या बोल्ट यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे हमारा इसको टाइट करने के बाद में क्या होगा, ये अपना लोड ट्रांसफ़र करेगा। ओके, ये बोल्ट के थ्रू प्लेट में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बियरिंग बोलेंगे, बियरिंग टाइप कनेक्शन। ब्रेस्ट मेंबर, a member in which the relative transverse displacement is relatively prevented by bracing। तो ब्रेस मेंबर किस में बोलेंगे, जिसमें हमारा ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट को हम लोग प्रिवेंट करते हैं। देन ब्रिटल क्लेडिंग सच एज एस्बेस्टस सीमेंट शीट विच गेट डैमेज बिफोर अंडरगोइंग कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन से पहले ही हमारा, हम लोग जितना भी ब्रिटल टर्म से ही जानते हैं कि ब्रिटल में हम लोग क्या जानते थे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, कि अचानक से क्या हुआ, लोडिंग करते गए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो हमारा बनता गया, बट ये सडन कहीं जाके फेलियर हो जा रहा है। ओके,
कोई कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन ऐसा 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 कुछ नहीं दे रहा है, ये यहाँ ही यहीं पे आकर फेल हो रहा है। ओके, देन हमारा क्या है, बकलिंग स्ट्रेंथ और रेसिस्टेंस, फोर्स और मोमेंट विच ए मेंबर कैन बी सस्टेन विदाउट बकलिंग। जैसे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सॉरी जो कॉलम मेंबर है उसमें हम लोग देख चुके हैं, कॉलम मेंबर में क्या होगा, ऐसा कोई कॉलम है, मैं यहाँ से कोई की लोड यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बकल हो जाएगा, यहाँ से ओरिजिनल पोजीशन जो इनिशियल है ये अभी यहाँ आ गया, तो इनको मैं क्या बोलता हूँ, बकलिंग। तो बकलिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, वो बकल होने से रेसिस्ट करेगा मटेरियल को। देन बिल्ट अप सेक्शन, ए मेंबर फैब्रिकेटेड बाय इंटरकनेक्टिंग more than one element to form a compound section acting as a single member। मीन्स हम लोग का जो कंपाउंड सेक्शन होगा, मैं एक ये मेंबर लिया प्लेट और एक दूसरा ये प्लेट, मैं इन सबको क्या कर रहा हूँ, एक रिवेट से या बोल्ट से कनेक्ट कर दिया, अब ये क्या हो गया, कंपाउंड सेक्शन हो गया। देन नेक्स्ट मेरा सेकेंड में क्या है, करेक्टरिस्टिक लोड। तो ये काफ़ी बार आ चुका है, आप लोग इनको याद रखेंगे, कई बार इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। द वैल्यू ऑफ specified load action above which not more than a specified percentage, कितने, usually 5% of samples of corresponding load are expected to be encountered। मीन्स मैं होल बता देता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है, कि इसका जो अपने ये भविष्य में क्या है, मीन्स फ्यूचर में, एक तो कैरेक्टरिस्टिक मेरा स्ट्रेंथ क्या होता है, जिसमें हमारा जो टेस्ट सिंपल है वो 5% से ज़्यादा इस स्ट्रेस पे क्या है, फेल ना हो। ओके, मीन्स हमारा इस जो स्ट्रेस होगा ये या लोड होगा उस पर मेरा 95% क्या होगा, वो इसको सस्टेंड कर जाए, 5% ही क्या है इससे ज़्यादा लोड आए। ओके, तो उनको मैं क्या बोलूँगा, कैरेक्टरिस्टिक लोड। देन कैरेक्टरिस्टिक यील्ड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बिलो विच नॉट मोर देन 5% of corresponding stress of sample tested are expected to occur। ओके, तो 5% से ज़्यादा मेरा फेल्योर नहीं होना चाहिए सैंपल में, उस लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस। ये लोड था, ये स्ट्रेस को। अब हमारा आता है कॉलम। A member in upright vertical position which supports a roof of floor system and predominantly subjected to compression। मीन्स ऐसा कोई मेरा मेंबर है, अपाइट वर्टिकल है और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कंप्रेशन आएगा अगर पी लोड देते हैं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कॉलम। कॉम्पैक्ट सेक्शन आ रहा है दूसरा, ए क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक मोमेंट बट हैज इनएडिक्वेट प्लास्टिक रोटेशन कैपेसिटी नीडेड फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक कोलैप्स मैकेनिज्म ऑफ द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्पैक्ट सेक्शन। तो हम लोग जो प्लास्टिक एनालिसिस देखेंगे उसमें ये आएंगी। अब देखना होगा इस टॉपिक स्टील स्ट्रक्चर में है या किसी और में। जैसे पहले ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या सॉलिड मैकेनिक्स पार्ट 2 में हुआ करता था। देन थर्ड में कांस्टेंट स्ट्रेस रेंज, द एम्पलीट्यूड बिटवीन विच द स्ट्रेस रेंजेज अंडर साइक्लिक लोडिंग इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो मैं कोई ऐसा एक डायग्राम बनाता हूँ, मेरा क्या स्ट्रेस कुछ इस तरीके से ये वेरी करता है, बट इसका एम्पलीट्यूड क्या हो, ये कांस्टेंट हो, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, कांस्टेंट स्ट्रेस रेंज। ये क्या हो, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा, इक्वल हो, तो मैं क्या बोलूँगा, कांस्टेंट स्ट्रेस रेंज। देन आता है कोरोजन, इसके बारे में सब जानते हैं, एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ओवर द सरफेस ऑफ स्टील लीडिंग टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। क्रेन लोड, cumulative fatigue,
इनको आप एक बार सिंपली लीडिंग कर देंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोड्स फ्रॉम क्रेन्स जो है क्रेन लोड बोलेंगे उनको। कुमुलेटिव फैटिग टोटल डैमेज ड्यू टू फैटिग लोडिंग ऑफ वेयरिंग स्ट्रेस रेंज, उनको मैं क्या बोलूँगा, कुमुलेटिव फैटिग। तो फैटिग लोडिंग क्या है मेरा, जो अभी मैंने साइक्लिक लोडिंग की बात की उसके थ्रू जो मेरा लोड आएगा क्या होगा, उसको मैं फैटिग बोलूँगा। देन कट ऑफ लिमिट क्या है, द स्ट्रेस रेंज करस्पॉन्डिंग टू द पार्टिकुलर डिटेल below which cyclic loading need not be considered in cumulative fatigue damage evaluation। तो ये कितना होता है, 108 नंबर्स ऑफ साइक्लिंग इन मोस्ट केजेस। तो ये कट ऑफ लिमिट मैं एक डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पार्ट है, जैसे ये मेरा क्या है, स्ट्रेस का रेंज है, मैंने ऐसे बताया फैटिग में। ओके, तो दो जो स्ट्रेस का रेंज है, द स्ट्रेस रेंज corresponding टू द पार्टिकुलर डिटेल्स बिलो विच, यहाँ पे हम लोग कितना भी साइकिल बढ़ाएंगे इस स्ट्रेस रेंज में, नंबर ऑफ साइकिल हम लोग बढ़ा दे कितना भी, तो क्या होगा वहाँ पे ये मटेरियल फेल नहीं करेगा। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कट ऑफ लिमिट। देन डेड लोड से सब जानते हैं, द सेल्फ वेट ऑफ ऑल permanent construction and installation including the self weight of the wall, partitions, floors, roofs and other permanent fixtures action और ए मेंबर को मैं क्या बोलूँगा, डेड लोड। नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है डिफ्लेक्शन। इट इज़ द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ ए मेंबर और स्ट्रक्चर। तो स्टैंडर्ड पोजीशन से हमारा जो मेंबर डेविएट कर जाता है उनको मैं क्या बोलूँगा, डिफ्लेक्शन। देन डिजाइन लाइफ, स्टील स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टर्म, डिजाइन लाइफ। टाइम पीरियड फॉर विच ए स्ट्रक्चर और ए स्ट्रक्चरल मेंबर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन विदाउट डैमेज। तो विदाउट डैमेज जितना टाइम तक हमारा स्ट्रक्चर फंक्शन करता है या स्ट्रक्चर एलिमेंट, उनको मैं क्या बोलूँगा, डिजाइन लाइफ। तो स्टील का डिजाइन लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है, अराउंड 100 ईयर और 120 ईयर के करीब में हमारा जितने भी हम लोग ब्रिज डिजाइन करते हैं उनका डिजाइन लाइफ वही होता है 100 to 120 ईयर। ओके, देन थर्ड आता है डिजाइन लोड और फैक्टर लोड। ए लोड वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड विथ ए लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर के बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे, कितना कितना लोड फैक्टर कब होगा। तो जो करेक्टरिस्टिक लोड होगा उसमें हम लोग लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिजाइन लोड या फैक्टर लोड कैलकुलेट करते हैं। देन डक्टिलिटी, ये तो सबको पता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और ए स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच इट कैन डिफॉर्म बियॉन्ड द लिमिट ऑफ यील्ड डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर और फ्रैक्चर। तो डक्टिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म, लार्ज डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिफोर एक्चुअल फेलियर। तो एक्चुअल फ्रैक्चर और फेलियर से पहले हमारा ये लार्ज डिफॉर्मेशन देता है, हम लोग लार्ज एक्सटेंट तक इसको डिफॉर्म करा सकते हैं एक्चुअल फ्रैक्चर से पहले। ओके, और ये यील्ड लिमिट से बियॉन्ड द लिमिट ऑफ यील्ड डिफॉर्मेशन। ओके, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट टू यील्ड डिफॉर्मेशन इज यूजुअली टर्म एज डक्टिलिटी। तो अल्टीमेट डिफॉर्मेशन और यील्ड डिफॉर्मेशन का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट डिटोरिएशन ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो जो डिटोरिएशन होगा उससे रेसिस्ट करने की जो एबिलिटी होगी उसको मैं क्या बोलूँगा, डक्टिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। देन हम आता है अर्थक्वेक लोड, द इनर्शियल फोर्स प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रक्चर
ड्यू टू द ग्राउंड मूवमेंट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो जो इनर्शिया फोर्स हमारा होगा, जैसे ऐसा कोई हमारा स्ट्रक्चर है, इसको मैं इधर मूव कराऊंगा तो जो इनर्शिया फोर्स लगेगा उनको मैं क्या बोलूँगा, अर्थक्वेक लोड। ओके, अब आता है हमारा ये सभी आएंगे कनेक्शन में। एज डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए फास्टनर्स होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ एन एलिमेंट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड ट्रांसफर। वैसे मैं बता देता हूँ एज डिस्टेंस क्या होगा। ऐसा कोई प्लेट है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ये मैं रिवेट या बोल्ट दे दिया, तो ये क्या होगा, ये इन डिस्टेंस होगा। ये मैं फोर्स अगर इधर लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा ये सारा क्या होगा, एज डिस्टेंस। ये क्या होगा, एज डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फास्टनर, यहाँ से होल टू द नियरेस्ट एज, जो नियरेस्ट ये एज है, ये सारे एज ही हैं, ये सभी एज है, ये भी मेरा एज डिस्टेंस होता है। और ये पैरेलल में जो होगा इसको मैं क्या बोलूँगा, इंड डिस्टेंस। तो ये फोर्स के परपेंडिकुलर लिया जाता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड ट्रांसफर। देन इफेक्टिव लैटरल रिस्ट्रेंट, restraint that produces sufficient resistance to prevent deformation in the lateral direction। तो lateral direction में जो हमारा डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, इफेक्टिव लेटरल रिस्ट्रेंट। इफेक्टिव लेंथ, ये तो सभी जानते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ ए मेंबर बिटवीन पॉइंट ऑफ इफेक्टिव रिस्ट्रेंट और इफेक्टिव रिस्ट्रेंट एंड फ्री एंड multiplying by a factor to take account of the in condition एक बकलिंग कैलकुलेशन। तो एक्चुअल लेंथ मेरा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इफेक्टिव रिस्ट्रेंट के बीच का जो मेरा पॉइंट होगा, या इफेक्टिव रिस्ट्रेंट के बीच का इन बिटवीन का पॉइंट होगा, उनको मैं क्या बोलूँगा, इफेक्टिव लेंथ। जैसे ऐसा मेरा कोई कॉलम है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा यहाँ से, क्योंकि ये दोनों इफेक्टिव रिस्ट्रेंट का वर्क करता है। ओके, तो ये क्या मेरा होगा, एल इफेक्टिव, जो मैं कॉलम वाले पार्ट में देखूंगा। देन इलास्टिक डिजाइन और प्लास्टिक डिजाइन, ये इनको भी हमको देखना है स्लिक स्ट्रक्चर में। इलास्टिक डिजाइन क्या होता है, तो डिजाइन विच एज्यूम्स इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स थ्रू आउट द सर्विस लोड रेंज। तो थ्रू आउट द सर्विस रेंज हमको इलास्टिक रेंज तक ही स्टडी करना होगा, उसी रेंज तक हम लोग डिजाइन करेंगे, तो उनको क्या बोलूँगा, called elastic design। And then elastic limit, it is a stress below which the material regain its original size। तो हमारा अनलोडिंग करने के बाद जो डिफॉर्मेशन होगा वो आफ्टर अनलोडिंग क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे मटेरियल आ जाएंगे, तो उनको मैं क्या बोलूँगा, उस लिमिट को मैं क्या बोलूँगा, जिस लिमिट तक वो आ जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे लोडिंग करने पर, इलास्टिक लिमिट। तो विल विच मटेरियल मीन्स रीगेन ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर जाए, तो उनको मैं क्या बोलूँगा। अब मेरा आया इन डिस्टेंस, आ ही गया। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए फास्टनर्स होल टू द एज ऑफ एन एलिमेंट मेजर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड ट्रांसफर। तो अभी मैंने एज डिस्टेंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द लोड ट्रांसफर, एंड इन डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, पैरेलल टू द लोड ट्रांसफर। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है एज डिस्टेंस एंड इन डिस्टेंस। इन डिस्टेंस क्या है, मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड ट्रांसफर, और एज डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द लोड ट्रांसफर। देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, द फैक्टर बाय विच द यील्ड स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए मेंबर इज डिवाइडेड टू अराइव एट द परमिसिबल स्ट्रेस। मीन्स हम लोग यील्ड स्ट्रेस में फैक्टर से डिवाइड करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो क्या देता है हमारा, परमिसिबल, सिग्मा परमिसिबल इज इक्वल टू यील्ड क्या होता है हमारा, एफ वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, एफ वाई अपॉन सिग्मा परमिसिबल। परमिसिबल लिमिट हम लोग पाने के लिए, स्ट्रेस पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यील्ड स्ट्रेस में हम लोग यील्ड स्ट्रेस में डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। देन लगता है फैटिग। अभी मैंने फैटिग की बात आई थी, तो डैमेज कॉज्ड बाय रिपीटेड फ्लक्चुएशन ऑफ स्ट्रेस
लीडिंग टू प्रोग्रेसिव क्रैकिंग ऑफ ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ओके, मीन्स मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसा ये क्या होगा, ऐसा कोई मेरा प्लेट है, अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, रिपीटेड रोल दे रहे हैं। मीन्स मैं 10 किलो न्यूटन का लोड दे रहा हूँ यहाँ पे, बट वो कांस्टेंट नहीं है, वो रिपीटेड है। जैसे मैं 10 किलो न्यूटन का लोड दिया, फिर मैं हटाया, फिर 10 किलो का न्यूटन दिया, फिर हटाया, 10 किलो न्यूटन का दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि कहीं एक क्रैक आ रहा होगा, अगर ऐसा कोई यहाँ पे माइनर क्रैक आ रहा होगा तो क्या करेगा, तो धीरे धीरे ये क्रैक बढ़ते 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 इससे ऐसे ये प्रोग्रेसिव यहाँ पे क्या होता है, क्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अगर ऑफलाइन क्लास होता तो मैं और इसको क्लियर करता कि हम लोग इसको 10 किलो न्यूटन का ही लोड में लगा रहा हूँ, बट ये क्या है, साइक्लिक है। अभी 10 किलो न्यूटन का मैं लगाया, ओके, मीन्स रिपीटेड फ्लक्चुएसन है। 10 किलोमीटर लगाया, फिर 10 किलोमीटर लगाया, 10 किलोमीटर स्टैटिक नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है 10 किलोमीटर का। तो क्या होगा, अगर यहाँ माइनर क्रैक आएगा तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है, ये क्रैक बढ़ता जाएगा और क्या होगा, यहाँ से ये मटेरियल टूट जाएगा। ओके, तो ये हमारा फैटिक लोड कहलाएगा, फैटिक कहलाएगा। अब फैटिक लोडिंग की बात आ रही है, सेट ऑफ नॉमिनल लोडिंग इवेंट्स साइक्लिक इन नेचर डिस्क्राइब बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड्स, their magnitude and number of application in the each nominal loading event। तो हमारा फैटिक लोडिंग इसके अकॉर्डिंग जो लोड होगा उसको क्या बोलेंगे मैं, फैटिक लोडिंग। देन फैटिक स्ट्रेंथ, द स्ट्रेस रेंज फॉर ए कैपेसिटी ऑफ डिटेल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइकिल इट इज रिक्वायर्ड टू विथस्टैंड ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ। तो फैटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, मीन्स नंबर ऑफ साइकिल हम लोग कितना भी बढ़ा दे, बस स्ट्रेस का वो लेवल हो जिसपे क्या है, रेंज हो कि हमारा नंबर ऑफ साइकिल कितना ही बढ़ाने के बाद हमारा फेलियर नहीं हो रहा है या फ्रैक्चर ना हो पाए। ओके, विदाउट ड्यूरिंग मतलब डिजाइन लाइफ में हमारा कितना भी नंबर ऑफ साइकिल हम लोग बढ़ा दे ऐसा, बट वे स्ट्रेस का वो लेवल जहाँ पे वो स्ट्रेस का वो रेंज है जहाँ पे क्या होगा, वो फ्रैक्चर नहीं करेगा। मीन्स इसके इससे नीचे वो क्या रहेगा, सेफ ही रहेगा। मीन्स ये मैक्सिमम यहाँ पे ये स्ट्रेंथ है हमारा। मीन्स नंबर ऑफ साइकिल कितना भी बढ़ाने के बाद हमारा प्रोग्रेसिव क्रैक नहीं आएगा, तो वो एक स्ट्रेस का लेवल। देन फायर रेजिस्टेंस, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर टू फुलफिल फॉर ए स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम द रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी। मीन्स फायर के अगेंस्ट जो हमारा स्टेबिलिटी होगा, परफॉर्मेंस होगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, फायर रेसिस्टेंस। तो IS कोड में ये सारे दे चुके हैं, आप लोग वहाँ से इनको देख लेंगे। ओके, तो आज की क्लास में यही एंड करूँगा। ये कोड का मैं बात कर रहा था, IS 800 2007 जो स्टील का कोड है, स्टील डिजाइन का, इसको मैं शेयर कर ही देता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करेंगे। ओके, सो थैंक यू।